हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 10th क्लास के ज्योग्राफी का इकाई 1 का भारत संसाधन एवं उपयोग चैप्टर को पढ़ेंगे। संसाधन क्या होता है, पहले संसाधन के बारे में जानें। जैसे हम अपने जीवन में प्रत्येक दिन अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं। तो जीवन में अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं। उपयोग में आने वाली वे सभी वस्तुएं संसाधन हैं। जितनी भी वस्तुओं का हम उपयोग करते हैं वे सभी हमारे लिए संसाधन हैं। संसाधन चाहे वह भौतिक और जैविक हो सकता है या दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जैसे भूमि, जल, खनिज, ये सभी भौतिक पदार्थ हैं जो हमारी आकांक्षाओं की पूर्ति में सहायक होकर संसाधन बन जाते हैं। वहीं दूसरी ओर जैविक संसाधन जो हैं, जैसे वनस्पति, वन्य जीव या जलीय जीव, ये सभी मानवीय जीवन को सुखमय बनाने में आगे हैं। तो ये सभी संसाधन हैं। ये भौतिक संसाधन और जैविक संसाधन दोनों पदार्थ तकनीक के सहारे ही हमारे लिए जीवन उपयोगी बन पाते हैं। बहुत पहले जब मानव जो है जंगलों में रहता था, शिकार करता था, उस समय वनस्पति एवं वन्य जीव उपलब्ध थे, तो वे ही संसाधन थे। जलाशय एवं सागरों में जो जलीय जीव लाखों वर्ष पूर्व में जो पाए जाते थे वे एक संसाधन है। सदियों से ही कोयला, पेट्रोलियम या पृथ्वी के नीचे पड़ा हुआ है बहुत पूर्व से ही, किंतु वह आदि मानव जिन्हें तकनीक का ज्ञान नहीं था उनका उपयोग नहीं कर पाए। लेकिन आज तकनीक ज्ञान होने के कारण धीरे धीरे हम उसका उपयोग कर रहे हैं, तो वे हमारे लिए संसाधन हैं। धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती जा रही है। आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लोग जो है अपने ज्ञान तकनीक का उपयोग करते जा रहे हैं। इस वृद्धि ने मानव के ज्ञानार्जन की दर में त्वरित वृद्धि किया है। जनसंख्या वृद्धि होने के कारण आवश्यकता में वृद्धि हो गई, जिसके कारण मानव जो है अपने ज्ञान के बल पर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन संसाधनों का उपयोग नए तकनीक के द्वारा कर रहा है। इतना ही नहीं, जब ज्ञानी मानव बना, आदि मानव से जब ज्ञानी मानव हुआ तो वह इसी कारण हुआ, पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थों को अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए मानव ने उसका उपयोग किया। तो पर्यावरण में मानव द्वारा जनप्रिय तकनीक का प्रयोग किया जाता है, तब वह सभ्यता विकसित होती है। इसी कारण प्रसिद्ध भूगोलविद, भूगोलवेत्ता जिमरमैन का कहना है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। यानी मानव अपने ज्ञान के बल पर, अपने तकनीक के बल पर
संसाधन को बनाते हैं। वर्तमान परिवेश में सेवा को भी संसाधन माना गया है। जैसे कोई कवि है, वह कविता रचना करता है, चित्रकार है, वह चित्रकारी करता है, गायक है, वह गायकी करता है। तो इन सभी क्रियाकलापों से धनार्जन करता है और स्वयं को संतुष्ट पाता है। तो मानव भी एक स्वयं का संसाधन है, क्योंकि इनके पास तकनीक है, ज्ञान है, जिसके सहारे वह किसी भी वस्तु को उपयोगी बना लेता है। और मानव भी एक संसाधन है। अब ऐसी पहले धारणा बनी हुई थी कि संसाधन जितने भी हैं वे प्राकृतिक प्रदत्त हैं, यानी प्रकृति के उपहार हैं, प्रकृति द्वारा दिए गए हैं। नहीं, यह धारणा जो है भ्रामक है। यानी मानव अपने तकनीक और ज्ञान के बल पर किसी भी वस्तु को संसाधन बना सकता है। संसाधन किसी भी देश का आर्थिक और सामाजिक रीढ़ होता है, रीढ़ की हड्डी। जैसे मानव की रीढ़ की हड्डी जो है मानव को खड़ा करने में सबसे बड़ी भूमिका है, उसी प्रकार संसाधन जो है किसी देश की आर्थिक और सामाजिक मेरुदंड है। संसाधन जो हैं विहीन संसाधन, जिस राष्ट्र के पास संसाधन की कमी है वे अंतर्राष्ट्रीय दौड़ में पिछड़ जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि प्राकृतिक संसाधन से संपन्न देश जो हैं विकास करते हैं। जापान एक ऐसा देश है जो प्राकृतिक संसाधन में अत्यंत ही विपन्न राष्ट्र है, यानी वहाँ संसाधन की कमी है, फिर भी मानव संसाधन तकनीक दृष्टि से इतने सबल हैं। उस देश में मानव संसाधन जो हैं वे तकनीकी दृष्टि से बहुत ही सबल हैं, जिसके कारण वह अपने देश में उपलब्ध सभी पदार्थों का विवेकपूर्ण उपयोग करता है और विकसित देश की श्रेणी में खड़ा है। उन संसाधनों का जो उस देश में उपलब्ध है, अपने संसाधनों का अपने ज्ञान और तकनीक के बल पर वह विवेकपूर्ण उपयोग करता है, जिसके कारण वह विकसित देशों की श्रेणी में आज खड़ा है। अतः किसी देश के विकास में भौतिक एवं जैविक संसाधन के साथ साथ मानव संसाधन की भूमिका अहम होती है। यानी मानव संसाधन की भूमिका के द्वारा ही हम अपने राष्ट्र को उन्नति के पथ पर ले जा सकते हैं। विविध संसाधनों के मध्य मानव नियंत्रक की स्थिति में रहता है। जो पर्यावरण में उपलब्ध है वह तकनीक के सहारे अपने जीवन में उपयोगी बनाता है, जिसके कारण वह वस्तु मानव के लिए एक संसाधन होती है। अब हम संसाधनों का वर्गीकरण कर सकते हैं। संसाधनों के वर्गीकरण के विभिन्न आधार हो सकते हैं,
जैसे उत्पत्ति के आधार पर हम लोग संसाधन को जैव और अजैव, उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय, तीसरा स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इसके बाद चौथा विकास की स्थिति के आधार पर संभाव्य संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार और संचित संसाधन। तो इन चारों आधार पर हम संसाधनों का वर्गीकरण करते हैं। जैसे हमारे पास एक चार्ट उपलब्ध है जो संसाधन को हम दो भागों में बांटते हैं, एक प्राकृतिक और एक मानवीय। यानी प्रकृति में जो उपलब्ध है और एक मानवीय। तो प्राकृतिक संसाधन को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। अब है कि नवीकरणीय को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक सतत संसाधन या प्रवाह संसाधन जैसे पवन, जल, और जैव संसाधन को दो भागों में यानी प्राकृतिक, वनस्पति और वन्यजीव। और नवीकरणीय संसाधन में पुनः चक्रीय जैसे धातु, किसी धातु को दूसरे रूप में बदलकर पुनः उस धातु को प्राप्त किया जा सकता है। और अचक्रीय जैसे जीवाश्म ईंधन। और मानवीय जो होते हैं वे संरचना एवं संस्थाएं। दूसरा है मात्रा एवं गुणवत्ता। यह एक चार्ट है। अब संसाधनों के प्रकार के बारे में हम उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के दो प्रकार हो सकते हैं, जैसे जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन जो संसाधन जैव मंडल से प्राप्त होती हैं, इनमें सजीव के सभी लक्षण पाए जाते हैं, जैसे मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य, पशुधन एवं वन्य प्राणी जो सजीव हैं वे जैव संसाधन कहलाते हैं। अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहा जाता है, जैसे चट्टानें, धातु एवं खनिज आदि। ये सभी अजैव संसाधन हुए। अब है उपयोगिता के आधार पर संसाधन को हम लोग दो वर्गों में बांटे हैं, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन है जिनका प्रवाह सतत रूप में होता रहता है, जिन्हें सतत या प्रवाह एवं जैव संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी जिन्हें भौतिक, रासायनिक प्रक्रिया द्वारा पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं। वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक रूप में या रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, विद्युत, वन एवं वन्य प्राणी। अब अनवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन का विकास लंबी अवधि में जटिल प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। इस प्रक्रिया को पूरा होने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। और नवीकरणीय संसाधन जो हैं ऐसे संसाधन हैं जिनकी पूर्ति के लिए लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनमें कुछ ऐसे भी संसाधन होते हैं जो पुनः चक्रीय नहीं होते, यानी एक बार प्रयोग होने के बाद
वे समाप्त हो जाते हैं। जैसे जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन एक बार प्रयोग कर लेने के बाद वे हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। अब है स्वामित्व के आधार पर संसाधन को हम लोग 4 प्रकार में बांटे थे। व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब व्यक्तिगत संसाधन क्या है? ऐसे संसाधन किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है। संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है, जिसके बदले में वे सरकार को लगान भी चुकाते हैं। जैसे भूखंड, घर, जमीन जायदाद, जिस पर लोगों का निजी अधिकार होता है, निजी स्वामित्व होता है। बाग बगीचा, तालाब, कुआं इत्यादि ये सभी संसाधन जो हैं जिस पर व्यक्ति निजी स्वामित्व रखता है, इसे व्यक्तिगत संसाधन कहा जाता है। सामुदायिक संसाधन, ऐसे संसाधन किसी खास समुदाय के आधिपत्य में होता है, जिसका उपयोग समूह के लिए सुलभ होता है। किसी खास समूह के लोग उसका उपयोग करते हैं। जैसे गाँव में चारण भूमि, चारण भूमि यानी गाँव में चारागाह के रूप में जो भूमि होती है, जहाँ लोग अपने जानवरों को चराने हेतु ले जाते हैं। शमशान, मंदिर या मस्जिद परिसर, सामुदायिक भवन, तालाब, ये सभी सामुदायिक संसाधन हैं। नगरीय क्षेत्रों में, शहरी इलाके में इस प्रकार के संसाधन जो हैं सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल, खेल मैदान, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा एवं गिरजाघर के रूप में हैं। ये संसाधन जो है, इन संसाधनों का उपयोग समुदाय के लोग सभी उपयोग करते हैं। सभी समुदाय के लोग इसका उपयोग करते हैं। तो इन ऐसे संसाधन को हम लोग सामुदायिक संसाधन कहते हैं। अब है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन किसी देश या राष्ट्र के अंतर्गत वे सभी संसाधन आते हैं जो कानूनी तौर पर उस राष्ट्र और देश में उपलब्ध हैं। देश की सरकार को वैधानिक हक है कि वे व्यक्तिगत संसाधनों का अधिग्रहण आम जनता के हित में कर सकती है। किसी व्यक्ति के पास व्यक्तिगत संसाधन हैं, उसका उपयोग राष्ट्रीय संसाधन के रूप में सरकार कानूनी तौर पर कर सकती है। आपने अपने गांव में या आसपास के क्षेत्रों में भी या शहरी विकास प्राधिकरण का बोर्ड देखा होगा। इसे सरकार ने भूमि अधिग्रहण करने हेतु अधिकृत किया है। ये भूमि सहित अन्य नगरीय संसाधनों का विकास करते हैं और वे व्यक्तिगत संपत्ति जो होती है, व्यक्तिगत संसाधन जो है भूमि, उनका अधिग्रहण कर वे नगर के रूप में विकसित करते हैं। तो वह हुआ राष्ट्रीय संसाधन। अब है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन ऐसे संसाधनों का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। जैसे तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी छोड़कर खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का आधिपत्य नहीं होता है, यानी किसी खास देश का आधिपत्य उस संसाधन पर नहीं होता है।
ऐसे संसाधन का उपयोग सिर्फ अनुसंधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति से किसी राष्ट्र द्वारा किया जा सकता है। यानी किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि, खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन एवं वन्य जीव या समुद्री जीव जो 200 किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र तक हैं, वे सभी राष्ट्रीय संसाधन में आते हैं। यानी किसी राष्ट्र के नज़दीक कोई समुद्र है तो उसके तट से 200 किलोमीटर महासागर में 200 किलोमीटर तक राष्ट्रीय संसाधन होंगे और 200 किलोमीटर के बाद जो खुले महासागरीय संसाधन होंगे उस पर किसी खास देश का आधिपत्य नहीं होगा। तो ऐसे संसाधन को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अब है विकास के स्तर पर संसाधन को 4 भागों में विभाजित किया। संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन और संचित कोष संसाधन। विकास के स्तर पर ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं, जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है, लेकिन इसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, तो वैसे संसाधन को हम संभावी संसाधन कहते हैं। जैसे हिमालयी क्षेत्र का खनिज, जिनका उत्खनन अधिक गहराई में होने के कारण दुर्गम है और बहुत ही महंगा है, इसलिए इस संसाधन का उपयोग हम लोग अभी तक नहीं कर पाए। उसी प्रकार राजस्थान एवं गुजरात क्षेत्र में पवन और सौर ऊर्जा की असीम संभावनाएं हैं, परंतु अभी तक इसका सही रूप में विकास नहीं हो पाया है। दूसरा संसाधन हुआ विकसित संसाधन। ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण के बाद उपयोग हेतु मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है। पूर्व में भी यह बताया जा चुका है कि संसाधनों का विकास तकनीक और उसकी संभाव्यता पर निर्भर है। यानी गुजरात में भुज में सौर ऊर्जा का आधुनिक उपक्रम बड़े स्तर पर लगाया जा रहा है। अब भंडार संसाधन। ऐसे संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं तथा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम हैं। पर्यावरण में उपलब्ध हैं और मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में भी सक्षम है। उपयोग हेतु इन्हें उपयुक्त टेक्नोलॉजी के अभाव में इन्हें केवल भंडारित संसाधन के रूप में देखा जाता है। यानी इस प्रकार के टेक्नोलॉजी जो उस संसाधनों का उपयोग करने में सक्षम नहीं है, हम उनके विकास के लिए, ऐसे टेक्नोलॉजी के विकास के लिए कार्य करते हैं और ऐसे टेक्नोलॉजी विकसित करने की प्रयास करते हैं जिससे भंडारित संसाधन का उपयोग किया जा सके। जैसे जल जो है हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का यौगिक है, जिसमें ऊर्जा उत्पादन की असीम क्षमता छिपी हुई है, लेकिन उच्च तकनीक के अभाव में ऐसे संसाधनों का उपयोग नहीं कर पा रहा है। अब है संचित कोष संसाधन। वास्तव में ऐसे संसाधन भंडार संसाधन के ही अंश हैं,
जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। इनका तत्काल उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ है। यह भविष्य की पूंजी है, यानी भविष्य के लिए संचित रखी गई है। नदी जल भविष्य में जल विद्युत उत्पन्न करने में उपयुक्त हो सकते हैं। वर्तमान में इनका उपयोग अत्यंत ही सीमित मात्रा में हो रहा है। ऐसी संभावना है कि हम भविष्य में संचित संसाधनों का उपयोग कर सकें। ऐसे संसाधन वन में हैं, बांधों में जल के रूप में संचित हैं। ऐसे संचित संसाधनों का उपयोग उपयुक्त तकनीक के सहायता से किया जा सकता है। इसके बाद है संसाधन नियोजन। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन कहलाता है। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग। वर्तमान परिवेश में संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग हमारे सामने चुनौती बनकर खड़ा है। संसाधनों का विवेकपूर्ण दोहन हेतु सर्वमान्य रणनीति तैयार करना संसाधन नियोजन की प्रथम प्राथमिकता है। संसाधन नियोजन किसी राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक होता है। भारत जैसे देश के लिए तो यह बहुत ही आवश्यक है, जहां संसाधन की उपलब्धता में अत्यधिक विविधता के साथ साथ सघन जनसंख्या है। भारत की जनसंख्या बहुत ही सघन है और जनसंख्या अत्यधिक है। इस कारण हमें संसाधन नियोजन की आवश्यकता सबसे अधिक है। यहाँ कई ऐसे प्रदेश हैं जो संसाधन संपन्न हैं। कई ऐसे भी प्रदेश हैं जहाँ संसाधन की दृष्टि से काफ़ी विरलता है। कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहाँ एक ही प्रकार के संसाधनों का प्रचुर भंडार है और दूसरे संसाधनों में वह प्रदेश गरीब है। जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि ऐसे प्रदेश हैं जहां खनिज एवं कोयला का प्रचुर भंडार है। उसी प्रकार बिहार भी चूना पत्थर एवं पाइराइट जैसे खनिजों में धनी है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। जल संसाधन, परंतु कतिपय कारणों से इसका विकास नहीं हो पाया है। राजस्थान में सौर ऊर्जा के साथ साथ पवन ऊर्जा की प्रचुरता है, परंतु यह राज्य जल संसाधन की दृष्टि से, यह राज्य यानी राजस्थान जल संसाधन की दृष्टि से बहुत ही निर्धन है। भारत के अंतर्गत लद्दाख, जो कश्मीर का पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे भी क्षेत्र है, लद्दाख जो शीत मरुस्थल के रूप में अन्य भागों से अलग थलग हो गया है, लेकिन यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है। यहाँ जल, महत्वपूर्ण खनिज एवं मौलिक संरचनाओं की बहुत ही कमी है। अतः राष्ट्रीय, प्रांतीय एवं अन्य स्थानीय स्तरों पर संसाधनों के समायोजन एवं संतुलन के लिए संसाधन नियोजन की अनिवार्य आवश्यकता है। संसाधन नियोजन जब सुचारू रूप से समायोजित होंगे, संतुलित होंगे, तो हमारे राष्ट्र का विकास बहुत ही तीव्र गति से
हो पाएगा। भारत में संसाधन नियोजन, यह संसाधन नियोजन के बारे में पढ़ रहे थे। अब भारत में संसाधन नियोजन कैसे किया जाए, इन्हें कई सोपानों में बांटकर हम इसका अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसे देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।